रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूँ ज्योति मलिक। आज है 27 नवंबर 2020। हमेशा की तरह प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स की शुरुआत करेंगे वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस के साथ और फिर बांसुरी से सुनेंगे डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन और दानिश महाजन से उनका ओपिनियन भी जानेंगे आर ओपिनियन सेगमेंट में। और अंत में करियर काउंसलिंग में आज हम बात करेंगे एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग के बारे में। जो स्टूडेंट्स या पर्सन्स जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं और अपना करियर एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग में बनाना चाहते हैं तो उन्हें आज का एपिसोड जरूर सुनना चाहिए। चलिए तो ज्यादा समय ना लेते हुए फिलहाल बढ़ते हैं वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस की ओर। जम्मू कश्मीर में दिव्यांग उम्मीदवारों के साथ हुआ अन्याय, नीट काउंसलिंग से हटाया गया आरक्षण। एक जनहित याचिका की सुनवाई में केरल हाईकोर्ट द्वारा दिया गया 31 मार्च तक का समय, कहा जल्द से जल्द कोच्चि में एक्सेसिबल सड़कें और फुटपाथ्स तैयार कराई जाएं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। दिव्यांगों ने पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन में किसानों का प्रोत्साहन बढ़ाया, किसानों की सेवा। फरीदाबाद के एक युवक ने देहदान का किया निर्णय, किसी की जिंदगी को उज्जवल बनाना इनकी जिंदगी का बना लक्ष्य। कोविड महामारी के चलते दिव्यांग दिवस के आयोजन को स्थगित करने की रखी गई मांग, कहा गया दिसंबर की बजाय फरवरी में कराया जाए आयोजन। श्रीनगर के शीतकालीन सचिवालय में विकलांगों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए रखी गई बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। फरवरी के दिल्ली दंगों में अपनी आंखों की रोशनी खोने वाले शाहरुख की जिंदगी के बारे में जाने कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम में। खबरें कुछ और भी होंगी, डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन सुनेंगे बांसुरी से और आर ओपिनियन सेगमेंट में दानिश महाजन जी का ओपिनियन भी जानेंगे। करियर काउंसलिंग में आज हम बात करने वाले हैं करियर अपॉर्चुनिटीज इन एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग। तो प्रोग्राम को पूरा जरूर सुनिएगा। फिलहाल हमें बढ़ना है एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी कलर्स में। मैं हूँ ज्योति मलिक। ब्रेक से पहले आपने सुनी वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस। अब समय है डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का। आइए सुनते हैं बांसुरी से। जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नीट उम्मीदवारों को विकलांगों के अधिकार अधिनियम के तहत दिए गए 5% आरक्षण का उल्लंघन करते हुए पाया गया है। डिफरेंटली एबल डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों के अखिल भारतीय निकाय ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और आपको चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए विकलांगता बेंचमार्क का उल्लेख मिलेगा, जैसा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार RPWD अधिनियम 2016 और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों में दिया गया है। हालांकि ये कैसे कार्रवाई में तब्दील हो जाती है, ये एक अलग कहानी है। इस साल सितंबर में मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेद, यूनानी और फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रमों में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए नीट UG के लिए लिखित परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई थी। रिजल्ट 16 अक्टूबर को घोषित किया गया था। हालांकि सरकारी कॉलेजों के लिए काउंसलिंग और प्रवेश के लिए JJKBOPEE की नीट UG सूचना विवरणिका में जम्मू एवं कश्मीर के विकलांग लोगों के लिए आरक्षण का उल्लेख नहीं है। दिल्ली के रहने वाले शाहरुख 24 फरवरी 2020 की दोपहर को एक धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहे थे जब शिव विहार तिराहा पर एक भीड़ द्वारा उनके ऑटो रिक्शा को रोक दिया गया था। उन्हें ऑटो से खींचकर बाहर निकाला गया, पीटा गया और बेहोश कर सड़क पर छोड़ दिया गया। 7 घंटे बाद शाहरुख के छोटे भाई समीर ने लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया, ये पूछने पर कि क्या वे जानते हैं कि शाहरुख कहाँ थे। समीर ने हिंसा के बारे में सुना था और अपने लापता भाई के बारे में चिंतित थे। बाद में उनके एक चचेरे भाई ने समीर को फोन करके बताया कि उन्होंने शाहरुख को मारपीट करते देखा और अपनी जान बचाने के लिए वे वहां से भाग गए थे।
उसी दिन समीर को शाहरुख द्वारा छड़े पकड़े हुए दंगाइयों द्वारा क्रूरता से हमला करने का एक वीडियो भी मिला था। वीडियो में शाहरुख के साथ मारपीट होते हुए और सड़क पर कम से कम 500 मीटर तक घसीटते हुए दंगाइयों को जय श्री राम चिल्लाते हुए देखा गया। शाहरुख के शरीर पर खून के निशान थे, साथ ही साथ सड़क पर भी खून के निशान पाए गए। वीडियो में शाहरुख को अपनी पतलून के बिना घसीटे जाते हुए दिखाया गया। उनकी आंखों से खून बह रहा था और उनका चेहरा पूरी तरह से अपने खून से छिपा हुआ था, क्योंकि दंगाइयों ने उन्हें डंडों से पीटा था। बर्बर पिटाई ने 22 वर्षीय कपड़ा विक्रेता को उसकी बाईं आंख में पूरी तरह से अंधा कर दिया था और केवल उनकी दाहिनी आंख ही प्रकाश में परिवर्तन की पहचान करने में सक्षम थी। शाहरुख को गोली भी लगी थी। गोली उनके सीने से होकर जा लगी थी। 25 फरवरी को समीर को गुरु तेग बहादुर अस्पताल से फोन आया, जिसमें बताया गया कि उनका भाई वहां पाया गया था। जब शाहरुख का परिवार अस्पताल पहुंचा तो उन्हें पता चला कि उन्हें मॉर्चरी में रखा गया है, क्योंकि उनके पास उन्हें अस्पताल में भर्ती करने वाला कोई नहीं था। जीटीबी अस्पताल ने शाहरुख को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि जब उनका परिवार वहां पहुंचा तब उनमें से किसी के पास भी आधार कार्ड मौजूद नहीं था। सड़कों पर पथराव के बाद अस्पताल में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले परिवार को अपने कार्ड लेने के लिए घर लौटना पड़ा। शाहरुख को 17 दिनों के बाद होश आया। शाहरुख ने कहा, जब मुझे होश आया और मैंने आंखें खोली, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया और मैं फिर से बेहोश हो गया। उन्होंने कहा, मैं इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि मेरी बॉडी इतनी खराब क्यों थी और हर इंच इतना दर्द क्यों कर रहा था और मेरा अपराध क्या था। उनकी गलती बस यही थी कि उस दिन उन्होंने अपने मजहब की पहचान को सिर पर पहनने का चयन किया। बस इतना ही। जी हाँ, बस इतना ही, ऐसा कहा शाहरुख ने। उन्होंने ये भी कहा, मैं उठता था और केवल सो जाता था। मैं पूरे दिन कुछ नहीं करता था, केवल नमाज से मुझे शांति मिलती थी। शाहरुख पर हमला परिवार के लिए सिर्फ एक भावनात्मक तबाही नहीं थी, ये एक वित्तीय झटका भी था, क्योंकि वो 4 लोगों के परिवार में एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उनके पिता बिस्तर पर हैं और उन्हें दैनिक कार्यों के लिए सहायता की आवश्यकता रहती है। परिवार को दिल्ली सरकार से मौद्रिक मुआवजा मिला है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपराधियों को सलाखों के पीछे देखना है। वारिजा बजाज के अधीन वारिजा लाइफ विकलांगता जागरूकता के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम करती है। इनकी प्रमुख पहलों में विकलांग लोगों के लिए कपड़ों पर व्यापक शोध है। इन्होंने निवेशकों को स्टार्टअप से इंट्रोड्यूस करने के लिए विकलांग लोगों द्वारा स्टार एबल नामक एक पहल की। ये विचार वृद्धावस्था विकलांगता सहित जरूरतों वाले व्यक्तियों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए है। विकलांगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के साथ मेल खाने के लिए 2 और 3 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय योग्यता शिखर सम्मेलन एक समावेशी वैश्विक समाज के लिए कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए है। साथ ही साथ विकलांगता जागरूकता के लिए एक आभासी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। नेशनल एबिलिटी समिट का मुख्य उद्देश्य दुनिया के नेताओं को सरकारी निकायों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों से अपनी शिक्षाओं को साझा करने और वैश्विक रूप से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करने के लिए सामूहिक रूप से 360 डिग्री के दृष्टिकोण को आकर्षित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। राष्ट्रीय योग्यता शिखर सम्मेलन में वक्ता दुनिया भर से होंगे। 2 दिनों में लाइव पैनल चर्चा होगी। शिखर सम्मेलन में विकलांग लोगों, सहायक प्रौद्योगिकी, मानसिक स्वास्थ्य, अनुकूली कपड़े, कला और फिल्मों के लिए रोजगार और मानव संसाधन को संबोधित किया जाएगा और विकलांग लोगों, डिजिटल पहुंच, अवसंरचनात्मक पहुंच और स्टार्टअप और विकलांग समुदाय की मानसिक और शारीरिक जरूरतों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वक्ताओं में होंगी रेचल आरफा, विकलांग लोगों के लिए महापौर कार्यालय के आयुक्त, शिकागो शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका से। वर्चुअल इवेंट में बोलना जेम्स लेब्रिज का सह निर्देशक रहेगा, जिनकी डॉक्यूमेंट्री क्रिप कैंप अ डिसेबिलिटी रेवोल्यूशन के बारे में, जो कि काफी चर्चा में है। अन्य पुष्ट वक्ताओं में होंगे क्रिस्टोफर पटनो, जो कि गूगल के एक्सेसिबिलिटी प्रोग्राम और डिसेबिलिटी इंक्लूजन के हेड है। साथ ही साथ शिल्पी कपूर, जो कि फाउंडर है बैरियर ब्रेक की, निकी हिंद, जो कि ऑस्ट्रेलिया की पहली ब्लाइंड फैशन डिजाइनर है, और साथ ही साथ मार्गरेटा विद स्ट्रॉ फिल्म निर्देशक सोनाली बोस। विकलांग लोगों के लिए कोच्चि में सड़कें, फुटपाथ बनाए जाएं।
केरल हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग और निगम को 3 महीने के भीतर काम पूरा करने को कहा। केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कोच्चि के निगम के साथ साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग को विकलांग लोगों के लिए सड़कों और फुटपाथ को अधिक सुलभ बनाने का निर्देश दिया। अदालत ने माना कि सड़क और फुटपाथों पर आवश्यक व्यवस्था करने के लिए संस्थान कानून के तहत बाध्य है। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चैली की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि विकलांग व्यक्ति किसी भी अन्य नागरिक की तरह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता की गारंटी के फल का आनंद लेने के हकदार थे। अदालत ने निगम और लोक निर्माण विभाग को अपने नियंत्रण में सड़कों और फुटपाथों की व्यवस्था और मरम्मत करने का भी निर्देश दिया। ये आदेश डॉक्टर मेरी अनीथा द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर आधारित उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया था, जो सेंटर फॉर एम्पावरमेंट एंड एनरिचमेंट नामक एक एनजीओ चलाती है। याचिका में कहा गया है कि शहर में खराब सड़कों और फुटपाथों का अवैज्ञानिक निर्माण इसे विकलांग लोगों के लिए दुर्गम बना रहा है। केरल नगरपालिका अधिनियम 1994 का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि राज्य सरकार निगम का कर्तव्य है कि वो आम जनता को आवश्यक सुविधाएं और सुविधा प्रदान करे, जिसमें विकलांग व्यक्ति भी शामिल हैं। भटिंडा में डिफरेंटली एबल व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या शनिवार को 92 दिन में प्रवेश करने वाले कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। न केवल वे प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं, बल्कि लगातार प्रदर्शनकारियों को जलपान भी परोस रहे हैं। मलूका गांव से विकलांग सरब और स्पीच इम्पेयर्ड सेमा को भटिंडा अमृतसर राजमार्ग पर जीडा टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे किसानों को दूध परोसते देखा जा सकता है। इसी तरह घुरेली गांव के गुरशरण सिंह और गुरतेज सिंह भी विकलांग हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि भटिंडा चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेगरा बेगा टोल प्लाजा पर प्रदर्शनकारियों को लगातार चाय और लंगर परोसा जा तो रहा है ना। सरभा, जो किसानों के प्रोत्साहन के लिए गीत भी गाती हैं, कहती हैं, मेरा मानना है कि ये केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की लड़ाई है। हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से खड़े हैं। मैं उन्हें प्रेरित और मनोरंजन करने के लिए गाती हूँ। बीकेयू के नेता जगसीर सिंह झुम्बा ने कहा, सभी बाधाओं को परिभाषित करते हुए विकलांग व्यक्तियों ने पहले दिन से एजिटेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और किसानों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है। 26 वर्ष की आयु में युवा अपने करियर को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, भविष्य को सुरक्षित करने की भागदौड़ में लगे रहते हैं, जीवन को रोमांच करने के बारे में सोचते रहते हैं। उस आयु में फरीदाबाद सेक्टर 3 में रहने वाले रविंद्र जाधव ने मरणोपरांत देह दान करने का फैसला किया है। मृत्यु के बाद भी इस दुनिया में किसी अनजान हृदय में धड़कने तो किसी की आंखों का सहारा बनकर दुनिया को देखने की चाह में रविंद्र ने मोहन फाउंडेशन का फॉर्म भरकर देहदान की शपथ ली है। रविंद्र कैनरा बैंक में सहायक प्रबंधक के तौर पर कार्य करते हैं। रविंद्र ने बताया कि वो सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं और काफी समय से देहदान के बारे में सोच रहे थे। इसे लेकर काफी पढ़ाई एवं रिसर्च करने के बाद देहदान करने का उन्होंने फैसला किया। उन्होंने बताया कि परंपराओं एवं मान्यताओं की वजह से देश में अभी देहदान को लेकर जागरूकता नहीं है। इस वजह से बहुत कम लोग ही देहदान करते हैं और जरूरतमंदों को 3-4 वर्षों तक अंगों के लिए इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की और MBA करने के बाद बैंक की नौकरी में आ गए। रविंद्र के फैसले से उनके 3 मित्र भी प्रभावित हुए हैं और उन्होंने रविंद्र की तरह देहदान करने का फैसला किया है। उनके मित्र महाराष्ट्र, बिहार और जम्मू में रहते हैं। बैंक की नौकरी होने की वजह से लोगों से मिलना उन्हें पड़ता रहता है। इस दौरान वो किसी के संपर्क में आने की वजह से जुलाई में कोविड से संक्रमित हो गए थे। ठीक होने के बाद एक बार प्लाज्मा दान करके कोरोना संक्रमित के जीवन की रक्षा करने में अहम योगदान भी उन्होंने दिया है। रविंद्र ने बताया कि उन्होंने केवल रक्तदान और नेत्रदान के बारे में ही विचार किया था, लेकिन फॉर्म भरते समय देहदान का निर्णय उन्होंने लिया। रविंद्र ने बताया कि उनके पिता का नाम रामचंद्र जाधव व माता सुरेखा जाधव है। वो 3 बहनों में अकेले भाई हैं। घर में सबसे छोटे होने की वजह से बहुत लाडले भी हैं। उनके देहदान के बारे में जब स्वजनों को पता चला तो स्तब्ध रह गए थे सारे और ऐसा नहीं करने के लिए कहते रहे। रविंद्र देहदान का दृढ़ निश्चय कर चुके थे। इस वजह से स्वजनों को भी सहमत होना पड़ा। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रतिवर्ष बजट बनाने की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए जनता से सुझाव आमंत्रित करता है।
इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझावों के बारे में मंत्रालय आपकी ओर से सुनवाई के लिए तत्पर है, जिसे आगामी सत्र में संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। जीवन के सभी क्षेत्रों के नागरिकों का इस लोकतांत्रिक अभ्यास का हिस्सा बनने के लिए स्वागत है। आप अपने सुझाव उनकी वेबसाइट पर प्रस्तुत कर सकते हैं। नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए आपके बहुमूल्य विचारों का इंतजार रहेगा। प्रस्तुतियों की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 है। स्टडी विद BI लेकर आया है आप सभी के लिए इंग्लिश स्पोकन क्लासेस, जहां आपको सिखाया जाएगा इंग्लिश बोलना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। स्टडी विद BI की तरफ से पहली बार आप सभी के लिए इंग्लिश स्पोकन कोर्स लाया जा रहा है। ये कोर्स 3 महीनों का होगा। इसमें ज्वाइन करने के लिए मात्र आपको 300 रुपए जमा करवाना होगा। इसके क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं 1 दिसंबर 2020 से। तो फिर सोचना क्या, यदि आप भी सीखना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं इंग्लिश, तो जल्दी से संपर्क करें 918507053205 पर या फिर 917633037116। विश्व विकलांग दिवस राज्य में कोविड वृद्धि के बीच स्थगित करने की मांग की, जबकि कोविड-19 राज्य में तेजी से फैल रहा है। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल ने राज्य भर में विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर के भव्य आयोजन की तैयारी की है और राज्य की राजधानी के सभी ब्लॉक संसाधन समन्वयक को बजट आवंटित किया है। चूंकि राज्य में पिछले 8 महीनों से कोरोना फैला हुआ है, राज्य सरकार स्कूलों को खोलने की अनुमति नहीं दे रही है। इसके विपरीत विकलांग बच्चे और जो पहले से ही बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके जल्द ही संक्रमित होने की संभावना है। इस प्रकार के आयोजन उनके जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह के आयोजन का निर्णय अनुचित लगता है। इसे गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर विकलांग संदीप रजक ने भी चिंता व्यक्त की है कि ये समय प्रतियोगिता के लिए उपयुक्त नहीं है और मोबाइल सोर्स एडवाइजर स्पेशल टीचर्स एसोसिएशन द्वारा मध्य प्रदेश के कमिश्नर स्टेट एजुकेशन सेंटर को एक पत्र लिखा गया है। पत्र में CWSN के लिए एक्शन स्पोर्ट्स गतिविधि के आयोजन के संदर्भ का उल्लेख किया गया है और सभी कार्यशील मोबाइल स्रोत सलाहकारों द्वारा अनुरोध किया गया है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को शारीरिक समर्थन की आवश्यकता है, जबकि हर विकलांग बच्चे को उसके माता पिता के साथ और शिक्षकों को कार्यक्रम में उपस्थित होने की आवश्यकता रहेगी, जिससे स्थिति में विकलांग बच्चों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना वायरस गाइडलाइन का सही तरीके से पालन होना मुश्किल रहेगा और कार्यक्रम का सही तरीके से संचालन नहीं हो पाएगा। इसलिए ये अनुरोध किया जाता है कि 3 दिसंबर को मनाया जाने वाला विश्व विकलांग दिवस फरवरी के महीने में स्थगित कर दिया जाना चाहिए। पत्र में ऐसा कहा गया। श्रीनगर में शीतकालीन सचिवालय में आयोजित विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बैठक रखी गई। जावेद अहमद, टाक मानद अध्यक्ष, मानवता कल्याण संगठन हेल्पलाइन NGO ने जम्मू कश्मीर सामाजिक विभाग के प्रधान सचिव श्री विपुल पाठक से मुलाकात की, जो कि श्रीनगर में शीतकालीन सचिवालय में अर्धवार्षिक दरबार के कदम के बाद बनाए गए थे। बैठक में विकलांगता क्षेत्र से संबंधित बड़ी संख्या में मुद्दों पर चर्चा की गई। इन मुद्दों में शामिल थे वर्षों से लंबित जम्मू कश्मीर में RPWD अधिनियम के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए नियम जारी करना, ISSS पेंशन में वृद्धि और समय पर आधार पर इसकी डिलीवरी, समाग्रह शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से विकलांग छात्रों को शिक्षा प्रदान करने वाले संसाधन व्यक्तियों के वेतन में वृद्धि, विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने और चिकित्सा बोर्ड के काम के तंत्र को मजबूत करना, जिला अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से नामित डॉक्टरों द्वारा रेलवे रियायत प्रमाण पत्र जारी करना, JKSSRB और JK पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित रोजगार परीक्षणों में विकलांग व्यक्तियों द्वारा सामना किए गए मुद्दे, JNK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा आयोजित माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर परीक्षाओं में विकलांग बच्चों के सामने आने वाले मुद्दे, समावेशी खेल, समावेशी और सुलभ चुनाव, सुगम्य भारत अभियान का क्रियान्वयन, विकलांगों के लिए अनुबंध और वर्क ऑर्डर में 3% आरक्षण, कार्य आदेश और अनुबंध प्राप्त करने के लिए इंजीनियरों जैसे विकलांग व्यक्तियों के स्वयं सहायता समूह का गठन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिसेस के तौर पर विजुअली इम्पेयर्ड को हायर किया जाएगा। देश के कई राज्यों में निकले हैं इससे रिलेटेड 91 पोस्ट्स।
गुजरात में 5 वैकेंसीज, आंध्र प्रदेश में 6 वैकेंसीज, कर्नाटका में 6 वैकेंसीज, मध्य प्रदेश में 5 वैकेंसीज, छत्तीसगढ़ में 1 वैकेंसी, वेस्ट बंगाल में 5 वैकेंसीज, उड़ीसा में 4 वैकेंसीज, हिमाचल प्रदेश में 2 वैकेंसीज, हरियाणा में 2 वैकेंसीज, पंजाब में 3 वैकेंसीज, तमिलनाडु में 5 वैकेंसीज, उत्तराखंड में 3 वैकेंसीज, तेलंगाना में 5 वैकेंसीज, राजस्थान में 7 वैकेंसीज, केरला में 2 वैकेंसीज, उत्तर प्रदेश में 12 वैकेंसीज, महाराष्ट्र में 7 वैकेंसीज, आसाम में 1 वैकेंसी, मेघालय में 1 वैकेंसी, नागालैंड और त्रिपुरा में 1 वैकेंसी, बिहार में 5 वैकेंसी, झारखंड में 2 वैकेंसी। एज लिमिट है 20 से 28 वर्ष। क्वालिफिकेशंस चाहिए होंगी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन। ट्रेनिंग ड्यूरेशन होगा 3 साल का। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आज ही वेबसाइट पर जाएं https://nsdcindia.org/apprenticeship या फिर bfsissc.com पर या फिर bank.sbi/careers पर या फिर sbi.co.in/careers पर। आप कॉल भी कर सकते हैं 022-22820427 सुबह 11 बजे से लेकर 6 बजे के बीच। अप्लाई करने की आखिरी तारीख दिसंबर 10, 2020। विजुअली इम्पेयर्ड के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर कैनरा बैंक में। क्वालिफिकेशंस चाहिए होंगी ग्रेजुएट विद अ डिग्री इन लॉ। एज लिमिट होगी 22 से 35 वर्ष। अप्लाई करने के लिए आज ही वेबसाइट पर जाए www.canarabank.com। अंतिम तिथि होगी 15 दिसंबर 2020। एप्लीकेशन की फीस है 100 रुपए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ रविंद्र जाधव। रेडियो उड़ान के माध्यम से एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना चाहता था। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे इंडिया में 21 लाख पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी लोग रहते हैं। ये एक रिपोर्ट की माने तो 5 लाख डेफ ब्लाइंड हमारे इंडिया में रहते हैं। डेफ ब्लाइंड मतलब है एक पर्सन जिसको हियरिंग डिसेबिलिटी एंड विजुअल डिसेबिलिटी एक साथ है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर मैंने कुछ RTI फाइल करी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI पे पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी की कंडीशन जानने के लिए, जिसके द्वारा मुझे ये पता लगा है RPTWD एक्ट 2016 आने के बाद 2016 एंड 17 में RBI ने किसी भी पोस्ट पे पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबल्ड के लिए वैकेंसी नहीं निकाली। 2018 एंड 19 में वैकेंसी निकाली पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए, वो भी सेलेक्टेड कैटेगरी के लिए। एक कैटेगरी थी जिसको एक्सक्लूड किया गया था, वो था हियरिंग एंड विजुअल डिसेबिलिटी टुगेदर। अगर ये 2 डिसेबिलिटी आपको है तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस अटेंडेंट से लेके ग्रेड बी ऑफिसर तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ये सिर्फ हियरिंग एंड विजुअल डिसेबिलिटी टुगेदर के लिए कंडीशन थी, जो कि नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन था। एंड फॉर्म भरते टाइम भी ये 2 डिसेबिलिटी मेंशन करते हैं। अगर इसमें आप यस भरते हैं तो आपका फॉर्म उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया जाता है। 2018 में RBI पे पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी की 56 एप्लीकेशन आई एंड 72 एप्लीकेशन 2019 में आई, जिससे कि एक भी पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबल्ड का सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके चलते मैंने कुछ ईमेल कम्युनिकेशन लिखे RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया HR टीम, ह्यूमन रिसोर्स टीम एंड रिक्रूटमेंट टीम को। उसके चलते एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया है। मैंने उनको लिखा था कि पर्सन विथ हियरिंग डिसेबिलिटी एंड विजुअल डिसेबिलिटी को भी आपको इंक्लूड करना चाहिए, वो भी इसमें काम कर सकते हैं। उसके बाद उनका पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया है नवंबर में 2020 में कि वो आने वाले फ्यूचर एग्ज़ाम्स में इस कैटेगरी को इंक्लूड करने का सोचेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी कम्युनिटी में। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। प्यारे विद्यार्थियों, मैं मंजुला रथ एक बार फिर आपके साथ। विद्यार्थियों, हमें आपको सूचित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि एक बार फिर ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के द्वारा आगामी 15 दिसंबर को प्रातः 9:30 बजे AICB के मुख्य कार्यालय में दृष्टिबाधित छात्राओं के लिए एक कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। इस कंपटीशन में भाग लेने का जो मुख्य एलिजिबिलिटी है
वो ये है कि छात्रा वर्तमान समय में किसी भी कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई को जारी रख रही हो और उसे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, जिसमें MS वर्ड, एक्सेल और इंटरनेट की प्रैक्टिकल जानकारी का होना जरूरी है इत्यादि यदि कंडीशंस को फुलफिल करती है तो वो इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इच्छुक छात्राएं अपना आवेदन पत्र, अपनी फी रिसिप्ट अथवा एडमिशन स्लिप के साथ AICB के मुख्य कार्यालय में ईमेल के माध्यम से दिनांक 12 दिसंबर 2020 तक दोपहर 1 बजे तक भेज दें। AICB का ईमेल ID है aicbdelhi@yahoo.com aicbdelhi@yahoo.com। ये सभी अल्फाबेट स्मॉल है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जो छात्राएं दिल्ली से बाहर की होंगी वे भी प्रातः 9:30 बजे तक AICB के मुख्य कार्यालय में पहुंच जाएं, जो कि रोहिणी में स्थित है, और कंपटीशन के बाद वे छात्राएं वापस जा सकती हैं। यहाँ मैं ये बताती चलूं कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छात्राओं को किसी भी प्रकार का किराया अथवा अन्य भत्ता नहीं दिया जाएगा। विद्यार्थियों, हम ये उम्मीद करते हैं कि इस कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा छात्राएं भाग लेंगी और मेरिट में जो ऊपर की 6-7 छात्राएं होंगी उन्हें पुरस्कार स्वरूप लैपटॉप दिए जाएंगे ताकि वे ऑनलाइन पढ़ाई को जारी रखें और उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके और भविष्य में वे अपने पांव पर खड़ी होकर अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। धन्यवाद। आपने सुनी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन बांसुरी से। अब समय है आर ओपिनियन सेगमेंट का। आइए सुनते हैं दानिश महाजन से। जी दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश महाजन कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 3 दिसंबर 2020 आने वाला है। 3 दिसंबर यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी धूमधाम से मनाया जाता है। मकसद लोगों को जागरूक करना। हर बार बड़े बड़े भाषण, गवर्नमेंट जो डिसेबल्ड को सामान बांटती है, कई रिकॉर्ड बनाती है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम करते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। कई जगह पे एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम होते हैं, कई जगह नॉलेज के प्रोग्राम होते हैं, कई प्रोग्राम बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं, कई कंपटीशंस होते हैं, लेकिन सबका मकसद एक रहता है कि लोगों को जागरूक करना, लोग समाज को जागरूक बनाना, सेंसिटाइज करना, अवेयर करना पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को लेके। हर बार हम प्रण लेते हैं कि हम फाइट करेंगे अपने राइट्स के लिए, समाज को एक्सेसिबल बनाने की बात करते हैं, हम जो सोशलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन हर साल हमारे मुद्दे वही रहते हैं, हम बहुत कम कर पाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार हाल ही में एक और परेशान करने वाली न्यूज आई है। J&K बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ने जो हाल ही में नीट की एग्जाम हुए थे, उसमें उनकी वेबसाइट पे अगर हम जाएं तो वहां साफ लिखा हुआ है कि 5% रिजर्वेशन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को दी जाएगी। लेकिन अब उन्होंने जो रिजल्ट निकाला है उसमें रिजर्वेशन नहीं दी गई है। नीट का एग्जाम जो होता है वो मेडिकल, आयुर्वेद, डेंटल, फिजियोथेरेपिस्ट, आयुर्वेदिक डॉक्टर को जो अंडर ग्रेजुएट के लिए हुआ था, जिसमें वायलेशन की है J&K बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ने। डॉक्टर्स विद डिसेबिलिटीज एक पैन इंडिया बॉडी है। उन्होंने जो राज्यपाल है, वहाँ के माननीय राज्यपाल, उन्होंने कहा है कि आप इंटरवीन कीजिए ताकि बच्चों का ये साल खराब ना हो, क्योंकि जो ब्रोशर है उसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया, जो रिजल्ट मेरिट लिस्ट आई है उसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को रिजर्वेशन नहीं दी है। तो वो अपनी वेबसाइट पे कुछ लिख रहे हैं लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर गवर्नर साहब टाइम बाउंड मैटर में नहीं देखते हैं तो हो सकता है बहुत सारे जो डिसेबल्ड है उनको एडमिशन ना मिले और उनका एक साल खराब हो जाए। और जिन्होंने अच्छा मेहनत की है, जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, अच्छा स्कोर किया है, और उसका भी उनकी मेहनत का उन्हें फल ना मिले। सवाल ये है कि
कब तक हमें हर छोटी छोटी चीज के लिए लड़ना पड़ेगा? एजुकेशनल जो बोर्ड है, क्या ये इतने इनसेंसिटिव है? क्या इन्हें समझ नहीं होनी चाहिए? अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो हम बाकी कहां से जो हमारे टारगेट से अचीव करेंगे? इस पे डॉक्टर विद डिसेबिलिटीज ने, जो शफीक अहमद रैना साहब हैं, जो चेयरमैन है JNK बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, और जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है सुनील गुप्ता साहब, उनको भी लिखा है। पर कब तक हमें हर चीज की फाइट करनी पड़ेगी? जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, जब RPD की गाइडलाइंस है, क्यों इन लोगों पर एक्शन नहीं होता? हम सिर्फ हर बार जो हमारी डिमांड रहती है वो सीमित रह जाती है कि भैया आप इन्हें एडमिशन दें, इनका साल ना खराब हो। आपको मालूम है रिजल्ट आने के बाद कुछ ही समय होता है एडमिशन के लिए, और उसमें हम लड़ते हैं, कई बार हमारा प्रेशर काम आता है, कई बार नहीं आता है। पर जो लोग इसे वायलेट करते हैं, जब RPD एक्ट में प्रोविजंस है, उनको सजा क्यों नहीं? क्योंकि वो रसूखदार है। और डिसेबिलिटी कम्युनिटी जो है वो कभी भी यूनाइटेड होती नहीं है। आपने देखा होगा कि ये इशू जो है वो काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन इस पे सिर्फ डॉक्टर विद डिसेबिलिटीज लड़ रहे हैं। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर साथ है, जबकि इसके ऊपर हम सभी को साथ होना चाहिए। और हम क्यों नहीं साथ है? क्योंकि बहुत ज्यादा इस इशू पर कवरेज नहीं है। ना मीडिया अपना काम कर रही है, ना ब्यूरोक्रेसी कर रही है, ना लीडर्स कर रहे हैं। हर चीज ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं छोड़ी जा सकती। जो हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, एजुकेशन जो हमारा फंडामेंटल राइट है, तो उसमें भी हमें बार बार फाइट करना पड़ता है। बात सिर्फ ये नहीं है। एम्स भुवनेश्वर में अगर लास्ट मंथ का आप लोगों को याद हो तो उसमें एक फैकल्टी पोजीशन की जॉब निकली थी। उसमें उन्होंने कहा जिसकी सिर्फ एक टांग है उसी को मिल सकता है, बाकी किसी डिसेबल्ड को नहीं। जब MCI की गाइडलाइंस है, RPD एक्ट है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, आप किसके साथ लड़ेंगे? जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स है, एम्स भुवनेश्वर, कभी गोरखपुर वाले ये गलती करते हैं, कभी उड़ीसा, आप कहां लड़ोगे? सवाल ये है कि अब आ जाके जिससे बात करो वो कहते हैं समाज में सेंसिटाइजेशन की कमी है, अवेयरनेस की। मैं हमेशा कहता हूं कि अब टेक्नोलॉजी का दौर है, सब कुछ लिखा भी जा रहा है, कई प्रिंट में भी बहुत जगह आ रहा है, सबको मालूम भी है, इस इशू को उठाया भी गया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में जब गाइडलाइंस बन रही थी, इस पे काफी बातें हुई, काफी चर्चा में था। क्या ये डेलिबरेटली हो रहा है, इंटेंशनली हो रहा है? मैंने आपको पिछली बार जो अवर ओपिनियन किया था नेवी वाले पर्सन, उसमें बताया था कि PMO ने क्या कहा कि हम रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं। आप कब तक लड़ोगे? तो मेरा जो ओपिनियन इस पे ये है कि हम सबको इकट्ठे आना चाहिए, और अब हमें जो एक्ट है उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए बुलाना चाहिए। हाई कोर्ट में जाना सबके बस में नहीं होता, लेकिन इस देश में वाइब्रेंट एडवोकेसी की जरूरत है। जब तक वाइब्रेंट एडवोकेसी नहीं होगी हमें कुछ अचीव नहीं होगा, क्योंकि अब सिर्फ डिसेबल्ड ही नहीं, एबल्ड भी हर इशू के लिए जो न्याय है वो कोर्ट से ही मिलता है। उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, अच्छे लॉयर होने चाहिए। मुझे लगता है हमें मिलजुल के अब उस दिशा में, जो हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इस दिशा में अब बढ़ना चाहिए वाइब्रेंट एडवोकेसी के लिए। रेडियो उड़ान भी यही अपील करता है गवर्नर साहब से जल्द इस मैटर में इंटरवीन किया जाए और रिजर्वेशन के नॉर्म्स को फॉलो किया जाए। जिन बच्चों ने बहुत मेहनत की है और उन्हें एडमिशन मिले, MCI और जो RPD एक्ट है उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए 5% रिजर्वेशन उन्हें दिया जाए। तो आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये था आज का अवर ओपिनियन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा किसी और इशू के साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद करियर काउंसलिंग में आज हम बात करेंगे एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग के बारे में। जो लोग अपना करियर एज एक्सेसिबिलिटी टेस्टर बनाना चाहते हैं, उनको उनके बहुत से सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आज के करियर काउंसलिंग के इस एपिसोड से, जिसे होस्ट करने वाले हैं पुनीत सोनी जी। ब्रेक के बाद आएंगे और पुनीत सोनी जी के साथ हमारे एक्सपर्ट होंगे जो हमें डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे करियर अपॉर्चुनिटी इन एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी कलर्स में। अब समय है करियर काउंसलिंग पर बात करने का।
आइए चलते हैं पुनीत सोनी जी के पास। वेलकम बैक दोस्तों, कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का स्वागत। अब मैं हूं आपके साथ पुनीत और वक्त है अब आपके पसंदीदा सेगमेंट करियर काउंसलिंग का। और करियर काउंसलिंग की आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों। आज कल तो ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है और हर एकेडमिक ईयर में ये कोशिश की जाती है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस द्वारा और बोर्ड्स द्वारा कि स्टूडेंट्स को उनके बचपन से ही उनके करियर के प्रति जागरूक किया जाए, अवेयर किया जाए। और हमारे इस प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को भी हर एज ग्रुप के लोग सुनते हैं, एडल्ट्स भी सुनते हैं और बच्चे भी सुनते हैं। तो और इसके साथ साथ यूथ भी सुनता है। और बच्चे और यूथ जो अपना करियर अब बना रहे हैं या सिलेक्शन कर रहे हैं कि उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए, आई होप कि उनके लिए हमारा ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। पिछले कई हफ्तों से हम अलग अलग फील्ड्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं। तो आज भी एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी की चर्चा हम करेंगे, एक ऐसे ही फील्ड को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और आज जिस फील्ड की हम बात करते हैं वो है एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग। अब समझने की बात है कि एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग होती क्या है। अमूमन हम कहते हैं कि फलां वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है या फलां ऐप एक्सेसिबल नहीं है, इसे एक्सेसिबल होना चाहिए। खास करके मैं फिलहाल अभी सॉफ्टवेयर एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, यहां मैं ये क्लियर कर दूं। तो हम जब बात करते हैं ये वेबसाइट या ये ऐप एक्सेसिबल होनी चाहिए, तो उसमें क्या होना चाहिए, जो WAG एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग किन चीजों का, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पर फोकस होना चाहिए, और इस फील्ड में काम करने वाले लोग कौन हैं, इस फील्ड का स्कोप क्या है, आज हम उसी बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग कोर्सेज हो रहे हैं जो एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग के नाम पर होते हैं और स्टूडेंट्स बहुत इच्छुक होंगे जानने के लिए। हमारे पास काफी सारे फीडबैक्स भी आए हैं कि इस पर बात होनी चाहिए। तो इसलिए हमने सोचा कि आज हम अपने जिस मेहमान से बातचीत करेंगे, कोई ऐसे मेहमान का हम चयन करते हैं जो एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग में काम कर रहे हों। तो आज हमारे साथ मैजिक सॉफ्टवेयर्स में पिछले 9 सालों से, बल्कि इस कंपनी में नहीं बल्कि एक्सेसिबिलिटी फील्ड में पिछले 9 सालों से काम कर रहे हैं मिस्टर रमन मेहता जी हैं। मैं उनका वेलकम करूंगा और आज हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सेसिबिलिटी फील्ड में, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं आपको बता दूं कि रमन मेहता जी पिछले 9 साल से एक्सेसिबिलिटी फील्ड में काम कर रहे हैं और इस वक्त मैजिक सॉफ्टवेयर कंपनी में लीड एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग कंसल्टेंट के तौर पर ये काम कर रहे हैं। तो मैं रमन जी आपका स्वागत करना चाहूंगा। वेलकम टू आवर शो कम्युनिटी कलर्स। शुक्रिया पुनीत। रमन जी, इससे पहले हम अपनी इस करियर काउंसलिंग के सेगमेंट में करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अपने बारे में ब्रीफ करें और उसके बाद एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताएं। मेरा नाम रमन मेहता है, जैसे कि आपको पुनीत ने बताया, और मैंने ग्रेजुएशन की 2000 से 2003 में हिंदू कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट आईटी में लगा कि क्योंकि कंप्यूटर यूज किया पढ़ने के लिए, तो तब लगा कि काफी लोगों ने कहा कि लेक्चरर बनो, टीचर बनो, तो मुझे लगा काफी लोग ये बनते हैं, तो नहीं है, कुछ करना, थोड़ा अलग करना है, आईटी फील्ड में जाना है। तो फिर पहले कहीं आईटी फील्ड में थोड़ी जॉब की छोटी मोटी, पर 2011 से फिर चांस मिला कि एक कंपनी ने कहा कि हम एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं, तो हमें कुछ लोग चाहिए जिनको टेस्टिंग आती हो। तो क्यू इन्फोटेक एक कंपनी है नोएडा में, सेक्टर 68 में, तो वहां से अपना एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग करियर की शुरुआत की मैंने। तो वहां पे गए तो हमारा इंटरव्यू वगैरह हुआ, तो उन्होंने ये देखा कि जॉब्स वगैरह या स्क्रीन रीडर के साथ वेल वर्स्ड है ये लोग, इनको अच्छा आता है, तो ठीक है, इनको वहां पे रखा जा सकता है। तो फिर हमें वहां पे चांस मिला टेस्टिंग करने का, और 1-2 लोग और भी थे मेरे साथ, 3-4 लोगों का ग्रुप था। 2 लोग एक्चुअली शुरू में हम हायर्ड हुए थे वहां पे। तो उसके बाद फिर टीम बढ़ती गई और एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का काफी अब तो काफी मार्केट बहुत अच्छा है उसका। तो ऐसे एक एक्सेसिबिलिटी का शुरुआत हुई 2011 से। तब इतना नहीं था काम, लेकिन जैसे 2013, 14, 15 और अब तो खैर काफी बूम जिसे कहते हैं मार्केट में है एक्सेसिबिलिटी का। अब काफी कंपनीज भी आसपास में जो कि एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग कर रही हैं। नोएडा में भी, नोएडा एनसीआर में 3-4 कंपनीज हैं, बाकी बेंगलोर में, हैदराबाद में काफी अपॉर्चुनिटीज है उस पर।
बिल्कुल रमन जी, अपॉर्चुनिटीज की बात भी हम करेंगे। तो आपने जैसा कि अभी जिक्र किया कि जब आपने एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग फील्ड को ज्वाइन किया, आपके पास आईटी की डिग्री, आईटी का आपके पास योग्यता थी और आपने उन्होंने देखा कि आपको जॉज, एनवीडीए ये सब पता है। तो उस वक्त खैर एनवीडीए का इतना नहीं था, जॉज ही ज्यादा था। तो आपने एक्सेसिबिलिटी फील्ड को ज्वाइन किया, राइट। तो अब मैं आपसे सबसे पहले तो ये समझना चाहता हूं कि आज की डेट में अगर कोई एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग फील्ड को ज्वाइन करना चाहता है, जब आपने ज्वाइन किया तब रास्ते मुझे लगता है कि ज्वाइनिंग के लिए आसान थे क्योंकि नया नया काम था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में काफी सारी टेक्निकल चीजें हो गई हैं जिन पर बात हो रही है। तो आज की डेट में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है एक एक्सेसिबिलिटी टेस्टर से? उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? पुनीत, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं भी कई बार इसको एनालाइज करता हूँ और आज भी अगर मैं इंटरव्यूज करता हूँ कुछ लोगों के, तो अपना इंटरव्यू भी देखता हूँ। तो बेसिकली जब हमारा इंटरव्यू हुआ, मेरा इंटरव्यू हुआ शुरू में, तो उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था जॉज वगैरह का। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता था कि वो मुझसे एक्सेसिबिलिटी के बारे में कुछ पूछें। तो नॉर्मली एक इंटरव्यू हुआ तो उनको शायद कॉन्फिडेंस देख के लगा कि हाँ, ये काफी टाइम से कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, या 2000 से मैंने बताया कि मैं 2000 से कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ। फिर मैंने ट्रेनिंग भी एक दो जगह एज ए ट्रेनर भी काम किया है। तो उनको शायद ये लगा कि हाँ, जॉज तो ये जानते ही होंगे अच्छी तरह से अगर ट्रेनर का काम किया है इन्होंने। तो थोड़ा सा आसान था मेरे लिए उस टाइम, क्योंकि हमें उस समय नहीं पता था गाइडलाइन क्या होती है और क्या रिक्वायरमेंट है एक्सेसिबिलिटी की, इतना नहीं पता था। बस ये पता था कि सब कुछ जॉज के साथ चलना चाहिए। थोड़ा बहुत कुछ पढ़ के गए थे जब पता लगा इंटरव्यू में। लेकिन इसका अगर वाइस वर्सा वो भी देखें कि उस समय मेंटरशिप नहीं थी। उस समय हमें नहीं पता था कि हम किससे जाके पूछें, क्या पूछें। तो उस समय ये था कि खुद ही पढ़ना, खुद ही सीखना, ये सब चीजें थी। हाँ, इंटरव्यू कंपैरेटिवली आसान था, लेकिन वहां पे बने रहना इससे ज्यादा मुश्किल था। लेकिन आज यह कि इंटरव्यू थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अब काफी लोग आ गए हैं और काफी लोगों को नॉलेज है। तो इंटरव्यू में थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। तो वो चाहते हैं कि एक सर्टेन लेवल एक बंदे का हो, जो कि फ्रेशियर, या वो तो उस पर डिपेंड करता है कि एक फ्रेशियर जा रहा है या एक 2 इयर्स एक्सपीरियंस जा रहा है या 4 इयर्स एक्सपीरियंस बंदा जा रहा है। तो वो एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि इस लेवल का अगर बंदा है, इतना एक्सपीरियंस का बंदा है, उससे तो ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो एक अलग लेवल या अलग एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि हम किससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, अच्छा, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया था एक्सपेक्टेशन के बारे में, क्वालिटी के बारे में, तो अब मुझे जरा आप ये बता दीजिए कि इस फील्ड को सिलेक्ट करने के लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है आज के टाइम में? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो फ्रेशर के लिए तो पुनीत ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, बट उसका जॉज और एनवीडीए इन सब पे अच्छा कमांड होना चाहिए। आज जॉज, एनवीडीए की बात करते हैं या फिर टॉक बैक या वॉइस ओवर की भी बात हम कर लें, क्योंकि अब काफी टेस्टिंग आईफोन या एंड्रॉयड बेस्ड भी होने लगी है। ऐप की टेस्टिंग या वेब भी लोग फोन पे यूज करते हैं। तो अब एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि आप जॉज भी अच्छा जानते हो, एनवीडीए भी जानते हो, और वॉइस ओवर और टॉक बैक, 4 चीजें ये हों आपके पास। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए एडवांटेज है। बाकी आपने कहीं काफी सीखा हो या कहीं सिखाया हो थोड़ा बहुत तो है। तो एक फ्रेशर से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, थोड़ा बहुत वो पढ़ के आए, उसको एक्सेसिबिलिटी की गाइडलाइन का पता हो। तो ये इतना बहुत है। एक फ्रेशर अगर आप कहीं ज्वाइन कर रहे हैं एज ए फ्रेशर, तो उसके लिए कोई स्पेशल कोई ऐसा डिप्लोमा एक्सपेक्ट किया जाता है, कोई कोर्स एक्सपेक्ट किया जाता है उनसे कि आपके पास ये होना चाहिए? हाँ, वैसे अभी पहले तो ऐसा नहीं था। अब ये क्या हुआ कि एक काफी, जैसे एनएबी ने भी एक कोर्स चलाया था कुछ दिन पहले एक्सेसिबिलिटी ट्रेनिंग का, या इनेबल इंडिया में भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगर वो किया हो तो ऑब्वियसली वो तो एक एडेड एडवांटेज है, क्योंकि उससे कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो वो 1-2 अभी तो मैंने जगह देखी है कि जहां पे करवाया गया है। इनेबल इंडिया में तो रेगुलर सा एक कोर्स करवाया गया, क्योंकि काफी लोग वहां पे आए भी, मेरे से भी मिले जिन्होंने इनेबल इंडिया से कोर्स किया था उस टाइम। अब मुझे नहीं पता कि वो कोर्स चल रहा है कि नहीं। वो तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको पता करना होगा कि अब वो चल रहा है या कब चलेगा, क्या बैचेस हैं। पर एनेबल इंडिया और एनएबी ये कुछ कोर्स कराते हैं एक्सेसिबिलिटी पे। अब कराना शुरू किया इन्होंने, क्योंकि उन्हें लगता है कि काफी अब इसमें अपॉर्चुनिटीज है आगे, अब और आगे आने वाले टाइम पे। तो इसलिए वो कोर्स आप
चला रहे हैं। तो ये 2 इंस्टीट्यूशन तो मैं जानता हूँ, पर बैच का टाइमिंग्स वो आपको उनसे ही कंफर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल। और एनएबी और इनेबल इंडिया के साथ साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स, सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं। रेडियो उड़ान ने भी एक बेसिक एक्सेसिबिलिटी कोर्स शुरू किया था, बेसिक कोर्स था वो, और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो एडवांस टेक्निक एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग की सिखाते हैं। अच्छा, मैं अब मेहता साहब आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं? क्या जब कोई एक्सेसिबिलिटी फील्ड में जाता है तो क्या, अब आज की मैं अगर कमर्शियल लाइफ की बात करूं तो हर कोई चाहता है कि उसको पैसा मिले, उसकी अच्छी जिंदगी हो, तो क्या इस फील्ड में, क्योंकि मुझे अभी दिख रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो इस फील्ड में जॉब आई थिंक नहीं है, अगर मैं गलत होऊंगा तो आप मुझे करेक्ट करेंगे, तो क्या प्राइवेट फील्ड में एक आम जब फ्रेशर जाता है तो क्या वो एक्सपेक्ट कर सकता है या उसे आने वाले टाइम में ये सब मिलेगा? देखिए, हम जैसे मुझे भी अब 9-10 साल हो गए, तो अब गवर्नमेंट जॉब इसमें मिलना वो एक चांस की बात है। क्योंकि अब होता क्या है कि अगर जैसे हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो गवर्नमेंट की बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो इनएक्सेसिबल हैं। तो अगर कभी गवर्नमेंट को ये लगा कि हम इतना प्राइवेट करा रहे हैं, अगर हम खुद ही उन लोगों को हायर करें, क्योंकि काफी लोग काफी ब्लाइंड पर्सन जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो अगर वो हो सकता है कि ऐसे लोगों को हायर करें जिन्हें इस चीज का नॉलेज है, तो उससे मदद मिल सकती है। तो हो सकता है कभी अपॉर्चुनिटी निकले, पर ये तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि हाँ ऐसा होगा। वो तो कब होगा वो तो एक बात है। लेकिन अगर इंडिया में भी ये सब कोई लॉज वगैरह आ गए या सब कुछ डिजिटल, सब कुछ एक्सेसिबल करने का सोचा गवर्नमेंट ने, तो शायद कहीं जाकर जॉब तो उनको निकालनी होंगी। क्योंकि इतना सारा काम या इतनी वेबसाइट, दिल्ली की कम से कम पता नहीं कितने हजार बात हो रही थी, 2-2.5 हजार वेबसाइट्स हैं जो कि दिल्ली गवर्नमेंट की है, डिफरेंट चीजों की। तो अगर इंडिया लेवल पे बात करें तो वो बहुत लाखों में कहीं जाता है ये सब चीजें। तो फिर वो लगता है मुझे कि होना चाहिए कहीं ना कहीं जाके। लेकिन अगर प्राइवेट पे भी बात करते हैं तो अगर आप सही से अच्छा नॉलेज है आपको और एक अच्छी कंपनी आपको मिले तो बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड लाइफ, अच्छी लाइफ जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय या लेक्चरर या जी रहा है एज ए मॉनिटरी बेनिफिट की बात करूं, वो एक लाइफ आप मेंटेन कर सकते हैं। मुझे जहां तक लगता है, मेरे कई दोस्त भी हैं जो इस फील्ड में है या मैं खुद हूं, तो आप कर सकते हैं अच्छी लाइफ मेंटेन, बशर्ते आप अच्छी कंपनी में और अच्छा आप एफर्ट दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली कंपनी आपको रखना चाहेगी क्योंकि उन्हें भी जरूरत तो है। बिल्कुल। अच्छा मेहता साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज की डेट में, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट होता है, जब नया स्टूडेंट होता है वो जाता है तो उसके लिए समस्या होती है कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी वो सिलेक्ट करे, राइट? तो अब मुझे ये आपसे जरा सा पूछना है, क्योंकि अब हमारा वक्त भी हमारे पास उतना ही है, तो अब मुझे जरा आपसे ये पूछना है कि जब हम एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग कोर्स की बात करते हैं, राइट, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, तो जब हम एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग कोर्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स किस बात का ध्यान रखें अपने इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट करते वक्त? वो तो आप स्टूडेंट को तो देखो, आप पहले भी अगर कंप्यूटर सीखने जाते थे, जब बेसिक कोर्स या एडवांस कोर्स होते थे, तो स्टूडेंट्स देखते थे कि कहाँ पे आपको ज्यादा चीजें बताई जा रही है, कहाँ पे आपको किस इंस्टीट्यूशन के लोग पढ़े हुए या सीखे हुए लोग ज्यादा सक्सेसफुल हैं या ज्यादा इस फील्ड में जा पा रहे हैं। तो वो तो आपको देखना होगा कि किसकी क्या मतलब अच्छाई है और बुराई है, मतलब तो नहीं, वैसे तो मेरा पूछने का मतलब ये है कि क्या कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हमारे इंडिया में हैं जो एक जिन्हें मॉनिटर किया जाता है, जिन्हें अच्छा समझा जाता है एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग के कोर्स के तौर पर, कि जहां से स्टूडेंट वेरीफाइड कोर्स कर सके, सर्टिफाइड कोर्स कर सके? इनेबल इंडिया का मैंने देखा था और एनएबी का, जो मैं 2 इंस्टीट्यूशन आपको बता रहा था, और एक है डीक यूनिवर्सिटी जो कि जिसका शायद एक ब्रांच हैदराबाद में ही है, तो वो भी करवाते हैं, तो उसको भी देखना होगा। वो उनका जो मटेरियल है, वो जो आपको इंटरनेशनल आप जब सर्टिफिकेशन लेते हैं एक्सेसिबिलिटी के, तो वो भी काफी मटेरियल उनके पास है, तो वो कोर्सेज कराते हैं और उनके कोर्सेज तो काफी वेल वो होते हैं रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि उनके पास वो आईआईपी से आईएएपी से रिलेटेड है, उनका है कोलैबोरेशन। तो उनके पास काफी आईएपी है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल्स, तो उससे उसका उनसे कोलैबोरेशन है, तो काफी मटेरियल उनकी साइट पे
मिलता है IAAP के एग्जाम से रिलेटेड। तो DQ से ऊपर तो किसी का नाम नहीं है वैसे अभी इंडिया में भी, तो वहां से कर सकते हैं आप DQ। तो वर्ल्ड लेवल की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई जाना चाहे कि मुझे फला यूनिवर्सिटी से कोर्स करना है, वैसे तो आजकल बहुत सारे हैं, लेकिन आप किसको प्रेफर करते हैं? एक तो हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप बात करते हैं तो अगर आपने IAAP का सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, कई सर्टिफिकेशन है उनके कई लेवल के, तो उससे ऊपर कोई नहीं है। क्योंकि आप जहां भी किसी कंपनी में अगर जाते हैं, मतलब एक्सपीरियंस है 2-4 साल का, तो आपसे पूछा जाता है कि आपने ये फला या जो भी सर्टिफिकेशन है ये किए हैं कि नहीं किया। और थोड़े बड़े लेवल पे जाते हैं तो और बड़े लेवल का सर्टिफिकेशन पूछते हैं, पर वो सब उसको IAAP करवाता है। और तो IAAP से आप अगर करते हैं कोई भी सर्टिफिकेशन, तो वो सबसे ज्यादा वेल रिकॉग्नाइज्ड है। उसको आप कहीं भी जाएंगे वर्ल्ड वाइड, तो क्योंकि उसका नाम ही है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल्स, तो वहां का जो सर्टिफिकेशन है वो सबसे ज्यादा वैल्यू होल्ड करता है। अच्छा, अब चलते चलते मैं चाहूंगा कि हमारे लिसनर्स को आप वेब एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन के बारे में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि जो लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे आज के इस सेगमेंट को सुनने के बाद, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उनके पास, बेसिक सी इंफॉर्मेशन हो वेब एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन के बारे में, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा उनको गाइड करें। हाँ, तो वेब एक्सेसिबिलिटी जो है उसको अकम्प्लिश करने के लिए जो W3C है, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बनाई है। जैसे जो वेब कंसोर्टियम है, जो कि पूरा एक कम्युनिटी है जो इसको देखती है कि वेब कैसे डिजाइन किया जाए, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C बोलते हैं उसको। तो उन्होंने ही गाइडलाइन ले डाउन की है एक्सेसिबिलिटी की। तो वैसे बहुत लंबा है वो, मैं बता देता हूँ वैसे शॉर्ट में। बाकी तो किसी को पूछना हो तो ट्रेनिंग भी करेगा, या फिर कोई पर्सनली कभी पूछना चाहे तो मैं हेल्प भी कर सकता हूँ, ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें क्या होता है कि एक गाइडलाइन होती है हमारी, जिसे बोलते हैं WCAG। तो WCAG का मतलब होता है वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, जो कि वेब पर ही बेस्ड है, जो कि वेब का कंटेंट है उसको कैसे एक्सेसिबल बनाया जाए। तो उसके वर्जन होते हैं। तो अभी जो वर्जन हम यूज कर रहे हैं WCAG 2.1, वो जून 2018-19 से यूज कर रहे हैं हम, 18 से 2.1। उससे पहले वर्जन 2.0 था, पहले 1.0 था। तो ऐसे वर्जन नए आ रहे हैं, जैसे मोबाइल गाइडलाइंस भी की भी गाइडलाइन उसमें इंक्लूड की है, तो 2.1 अब यूज हो रहा है। तो बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है सारा गाइडलाइन जो है। तो जिसमें एक होता है नंबर 1 पे परसीवेबल, नंबर 2 पे ऑपरेबल, नंबर 3 पे अंडरस्टैंडेबल और नंबर 4 रोबस्ट। तो ये 4 आपके मेन प्रिंसिपल होते हैं जिनके अंदर सारे सक्सेस क्राइटेरियाज दिए गए हैं। तो परसीवेबल में कैसे कंटेंट परसीव करता है, जो कि एक नॉर्मल बंदा देख पा रहा है, और जो कि ब्लाइंड जिसका जो है एक यूजर है, वो कैसे उसको परसीव करेगा। सपोज एक इमेज है, तो एक नॉर्मल बंदा उसको देख पा रहा है, तो कैसे हम उस इमेज को एक्सेसिबल बनाएं कि उस इमेज में क्या दिया हुआ है वो एक पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसको पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट को भी पता लगे, तो उसका ऑल टेक्स्ट दे देते हैं वहां पर कि उसमें इमेज में क्या है। ऐसे कई सारी चीजें होती हैं। वीडियो के लिए कैप्शन दे देते हैं जो डेफ एंड डम के लिए है, और ट्रांसक्रिप्ट दे देते हैं ऑडियो के लिए। ऐसे कीबोर्ड ऑपरेबल में कीबोर्ड से आपको कैसे ऑपरेट होता है, क्या क्या होना चाहिए, फोकस कहाँ जाना चाहिए कीबोर्ड में, कहाँ नहीं जाना चाहिए। फिर अंडरस्टैंडेबल में कंटेंट को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, हेडिंग कैसे होनी चाहिए, फॉर्म फील्ड कैसे होने चाहिए, ये सब चीजें हैं। फिर आप रोबस्ट में देखते हैं कि सारी टेक्नोलॉजी के साथ कैसे अलर्ट्स वगैरह आपको मिले, स्टेटस मैसेज वगैरह आपको तुरंत मिले, लाइव आपको चीजें जो भी चेंज हो रही है वो सब अनाउंस हो। तो ये सब 4 गाइडलाइंस है। तो फिर उसके अंदर काफी वास्ट है, 70 या 78, 78 के करीब सक्सेस क्राइटेरियाज हैं डबल जो, तो वो आपको सारे पढ़ने पड़ते हैं और काफी कंफ्यूजिंग भी होते हैं बहुत बार। तो उसका थोड़ा नॉलेज होना एक इम्पोर्टेंट है। मेहता साहब, आपने बड़ी अच्छे से जानकारी दी है। मुझे लगता है हमारे लिसनर्स को काफी अच्छा समझ में आया होगा WCAG के बारे में, वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस को। और मुझे उम्मीद है कि अब जब भी वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इस बेसिक इंफॉर्मेशन को समझने के बाद अच्छी तरह गाइडलाइंस को पढ़ेंगे और अपने इंटरव्यू में क्वालिफाई करेंगे, और ऑफ कोर्स अपनी कंपनी में सस्टेन भी करेंगे। और मेहता साहब, मैं चलते चलते आपसे ये पूछना चाहूंगा कि यदि आप चाहें
तो हमारे लिसनर्स को अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर सकते हैं ताकि अगर लिसनर्स को कोई आवश्यकता होती है तो आपसे हेल्प ले सकें। और आप चलते चलते कोई मैसेज हमारे लिसनर्स को देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल तो पुनीत ये मेरा ईमेल आईडी बता देता हूं मैं, rmehta rmehta16@gmail.com और स्काइप आईडी मेरी है रमन मेहता RAMANMEHTA, कुछ भी बीच में नहीं है, ना स्पेस या कुछ। तो जैसे आपने फाइंड की होगी तो आपको भी बताया था मैंने। तो ये आईडी है। बाकी इन पे मुझे मेल भी कर सकते हैं, स्काइप पे भी कुछ बात करनी हो तो कर सकते हैं। बाकी अगर जैसे आप बता रहे थे कि रेडियो उड़ान ने भी एक छोटी सी बेसिक ट्रेनिंग शुरू की थी, तो अगर उसमें भी कभी शुरू करे तो आई विल बी हैप्पी टू एसोसिएट विद यू गाइस। तो उसमें भी मैं हेल्प कर सकता हूं अगर आपको रिक्वायर्ड कभी हो तो, क्योंकि मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें। और उसमें मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप जब भी इंटरव्यू देने जाते हो तो इसको लाइटली ना लें। आप जैसे अगर 2 फ्रेशर इंटरव्यू देने जाते हैं, मैं आपको बताता हूं, एक WC थोड़ा पढ़ के जा रहा है और एक को सिर्फ जॉज एनवीडी वगैरह की अच्छी नॉलेज है, पर दूसरे को अगर एनवीडी जॉज वगैरह की अच्छी नॉलेज है, WCG भी थोड़ा पढ़ के गया तो उसको एज रहेगा उसके ऊपर। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप जब भी जाएं थोड़ा सा उसको पढ़ के जाएं, 4 प्रिंसिपल। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी हर एक सक्सेस क्राइटेरिया उसको बताएं, पर WCG का क्या फुल फॉर्म है या क्या कौन से 4 प्रिंसिपल्स हैं, या थोड़ा बहुत आप अगर जान के जाए तो उसको आपको इंटरव्यू में इससे होगा कि आप एम्प्लॉयर ये समझेगा कि हाँ इसको नॉलेज है और उसको सिखाया जा सकता है, आगे थोड़ा ट्रेंड किया जा सकता है। लेकिन जिसको बिल्कुल नहीं है तो थोड़ा एम्प्लॉयर भी सोचता है कि पूरा इसको बताना पड़ेगा, या जो भी वहां पे लोग काम करते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आपका सब कुछ सही है तो WCG के बारे में थोड़ा पढ़ के जाएं, तो जिससे आपको एक एज रहेगा। बाकी किसी को कभी कुछ इंटरव्यू में कोई हो तो मैं अपना कॉन्टैक्ट मैंने आपको दिए 2 ईमेल आईडी दे दिया और स्काइप आईडी, तो कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर कोई एक ऐसा प्रोग्राम बनाए तो उसमें भी आई वुड बी हैप्पी टू गिव माय हेल्पिंग हैंड। बिल्कुल, तो यही मेरा मैसेज है। मेहता साहब, अच्छा एक मुझे याद आया छोटा सा एक आखिरी सवाल जो आपके मैसेज से पहले हालांकि मुझे याद आना चाहिए था, लेकिन जब याद आया तो पूछ लेता हूं कि आप इस फील्ड का फ्यूचर क्या देखते हैं? और हमारे अगर जो लोग आगे टेस्टर्स आएंगे उनका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? जैसे पुनीत मैंने बताया कि अगर आप अच्छे टेस्टर है या अच्छे टाइम से आप स्पेंड वहां पे है तो आप एक अच्छी लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आज एक लेक्चरर या एक टीचर के बराबर, तो इसका मतलब आपको काफी पैसा मिल रहा है उस लेवल का, आप इतने मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि काफी स्कोप है। और स्कोप ये भी है कि जैसे अब कोरोना काल के बाद शायद और भी ज्यादा स्कोप है, क्योंकि अब ज्यादातर लोगों का फोकस जो है ई लर्निंग पे है। तो अगर आप ई लर्निंग को चाहते हैं कि लोग उसको अपनाएं, तो ऑब्वियसली दैट हैज टू बी एक्सेसिबल, ताकि एक कम्युनिटी शुड नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड। तो अगर ऐसा होता है तो जैसे आप फॉरेन की बात करते हैं तो वहां पे तो इंडिविजुअल राइट्स को काफी प्रोटेक्शन मिलती है। तो अगर सपोज कि कोई चीज एक्सेसिबल नहीं होती तो इसका मतलब कि यू वुड बी डिनाइंग दैट ए डिसेबल्ड पर्सन फ्रॉम गेटिंग द एजुकेशन। तो वो भी है। तो आप ऐसे डिनाई नहीं कर सकते। तो अब काफी मैंने देखा है कि जैसे लोग कहते हैं कि कोरोना काल में हमारा काम कम हो गया है और ये है और वो, पर मैंने एक्सेसिबिलिटी में देखा कि उनका काम बढ़ गया है, क्योंकि अब ई लर्निंग का काफी काम आता है। जो सारी बुक्स वगैरह अमेरिका की जितने भी साइट्स हैं, जितने भी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उनका काफी काम होता है। तो और आगे शायद इंडिया में भी आप जब डिजिटाइजेशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वहां भी सबको चीजों को एक्सेसिबल तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सपना तो फिर पूरा नहीं हो पाएगा। और विकलांग को आप छोड़ नहीं सकते इतनी बड़ी कम्युनिटी के पीछे। तो मुझे लगता है इसका काफी स्कोप है अब और आगे आने वाले टाइम पे भी, बाहर से भी और इंडिया में भी अगर हो जाए तो। और अगर आप अच्छी लाइफ मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब आप पैसा मिल रहा है, तो आप मतलब एक ऐसा कंपनी को इतना आउटपुट दे रहे हैं कि कंपनी आपको उतना पैसा दे रही है, तो जिससे आप डबल या ट्रिपल आउटपुट देते हैं, तब आप कंपनी आपको जाकर सपोज अगर आपको 1 लाख रुपए दे रही है तो 3-4 लाख रुपए अगर कमाकर या 5 लाख रुपए कमाकर दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको 1 लाख रुपया कंपनी दे पाएगी। तो वो सब चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है आगे आने वाला तो स्कोप इसका काफी है। और मुझे ये लगता है कि जो भी इसमें जाएगा, अगर अच्छे से काम करेगा और अच्छे से सीखेगा कि मुझे सोचे कि मुझे यही करना है, तो आई थिंक वो काफी अच्छी लाइफ या काफी स्कोप है उसके लिए।
राइट। मेहता साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आपने कांटेक्ट डिटेल भी दी है, मेल आईडी और स्काइप दोनों दी हैं, तो मुझे लगता है कि लिसनर्स इससे लाभान्वित होंगे। और आज के कम्युनिटी कलर्स के करियर एंड काउंसलिंग सेगमेंट में बस इतना ही। सेगमेंट को खत्म करने की दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलूंगा कहीं और, किसी दिन, किसी जगह। तब तक के लिए नमस्कार। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले सप्ताह आपको फिर मिलेंगे कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई खबरों के साथ, और फिर करियर काउंसलिंग में किसी नई करियर अपॉर्चुनिटी के साथ। आपको सुनते रहना है रेडियो उड़ान, और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर या फिर यूट्यूब पर। यूट्यूब पर हमारे पुराने एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे, और कम्युनिटी कलर्स को भी आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। और साथ ही में आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com पर, मुझे पर्सनली jyoti@radioudan.com पर। और दोस्तों, रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com पर भी आप फीडबैक फॉर्म फिल करके अपनी कोई भी जानकारी या फिर सजेशन हम तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, मुझे दीजिए इजाजत। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि।